अचानक मुझे धुएं की बू महसूस हुई। उन्होंने गार के दहाने पर आग जला दी थी और गार में धुआं भरना शुरू हो गया था। तामिल लड़की ने अपने हाथ छुड़ा दिया और झुक कर कुछ टटोलने लगी। फिर चंद लम्हे बाद वो बोली, यहाँ जोर लगाओ, ये पत्थर उठाओ, इसके नीचे खुफिया रास्ता है। उसने मेरा हाथ पकड़कर एक पत्थर पर रख दिया। मैंने दोनों हाथों से टटोलकर पत्थर पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और जोर लगाने लगा। कार में धुआं भरता जा रहा था और वो खांसने लगी थी। मैंने पूरा जोर सर्फ करके पत्थर को बाहर खींच दिया। उसके साथ ही मुझे ताज़ा हवा का एहसास हुआ। वो खुश होकर बोली, उसके आसपास जितने पत्थर हैं सब बाहर निकाल लो, जल्दी करो। मैंने थोड़ी सी कोशिश के बाद 2-4 बड़े बड़े पत्थर हटा दिए। उसने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ा और पत्थरों के निकलने से पैदा होने वाले खिला में उतर गई। मैंने भी उसकी तकलीद की। मेरे पैर संगी सीढ़ियों से टकराए थे। सीढ़ियां उतरने के बाद हम आगे बढ़ने लगे। ये भी एक गार था और यहाँ हवा में ताजगी का एहसास हो रहा था। हम तारीकी में तेज तेज चलते रहे। इस सुरंग में कई मोड़ थे। एक मोड़ पर घूमते ही हल्की हल्की रोशनी का एहसास हुआ और जब दूसरा मोड़ घूमे तो उसे रोशनी के मलके जैसे उजाले की सूरत इख्तियार कर ली। तामिल लड़की अब मुझे साफ नजर आने लगी थी। ये रोशनी सुरंग की छत में बने हुए एक सुराख से आ रही थी। फिर ऐसे कई रोशन सुराख आए और गुजर गए। इस अंधेरे और उजाले के दरमियान हमारा सफर जारी रहा। लड़की बेथकान चली जा रही थी और मैं उसके पीछे पीछे खुद को घसीट रहा था। ये सफर इख्तिताम को पहुंचा। एक जगह सुरंग खत्म हो गई थी और वहां से चंद जीने ऊपर बने हुए सुराख तक जा रहे थे। हम जीने तय करके सुराख से बाहर आ गए। मैंने गिरदोपेश का जायजा लिया। वो खंडर था जो किसी जमाने में मंदिर रहा होगा। हम इस मंदिर का चबूतरा अबूर करके बाहर आ गए। ताज़ा हवा में पहुंचकर मैंने गहरी गहरी सांसें लीं। दिन की रोशनी मांद पड़ती जा रही थी। वहां दूर दूर तक ऊंचे नीचे टीले फैले हुए थे। तामिल लड़की एक बड़े से पत्थर पर बैठकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगी। फिर पहली बार वो बगौर मेरा जायजा लेते हुए बोली, तुम्हारा लहजा और रंग बताता है कि तुम तामिल नहीं हो, मगर मर्द हो। तुमने मर्दों ही की मानद अपनी जान पर खेलकर एक बेबस लड़की की जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं वापस अपने पति के गांव में नहीं जा सकती और मेरे माता पिता का घर यहाँ से बहुत दूर है। क्या तुम इतनी कृपा और कर दोगे कि मुझे मेरे माता पिता के घर पहुँचा दो? अब सिवाय हामी भरने के और कोई चारा न था। वैसे भी मैंने अल्लाह की मदद से जिस लड़की की जान बचाई थी उसे इन वीरानों में बेजारो मददगार नहीं छोड़ सकता था। मेरा नाम सदा रंगनी है। वो मुझे अपनी तरफ देखते हो वे बोली, तुम्हारा नाम क्या है और तुम शुमाल के किस इलाके के रहने वाले हो? मेरा नाम रघुनंदन है, ने जवाब दिया, और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। इधर नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था कि तुम्हारी चीखों ने मुतवज्जे कर लिया। उसने उठकर मेरे हाथ चूम लिए और निहायत अकीदत से बोली, रघु तुम मेरे लिए देवता समान हो। मैं तामिल हूँ। मेरे माता पिता भी यहीं के रहने वाले थे, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तो कहते हैं धनेशकोडी में सख्त काल पड़ा था। बहुत से लोग सूखे से मर गए। मेरे माता पिता यहाँ से नकल मकानी करके सोरा शटर में दरिया के किनारे आबाद हो गए और माहीगीरी करने लगे। 2 महीने कबल मेरे पिता ने मेरी शादी यहाँ के एक बूढ़े मछेरे से कर दी। कल मेरा बुढ़ा पति मर गया तो गांव वालों ने मेरे पिता को इतला दिए बगैर मुझे सती करने की तैयारियां शुरू कर दी। अगर तुम न पहुंच गए होते तो इस वक्त तक मैं जलकर राख हो चुकी होती। मैं अकेला तो अब तक हर किस्म की सहूलतें बर्दाश्त करता आ रहा था, लेकिन अब इस लड़की की वजह से सोच में पड़ गया था कि इतना तवील सफ़र ये कैसे तय कर सकेगी। मुझे मुतज़ब्ज़िब देखकर वो बोली, यहाँ से 30 कोस के फासले पर एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ से हमें रेलगाड़ी मिल जाएगी। हम उसमें बैठकर तमिलनाडु से निकल जाएंगे। तुम्हें मालूम है ना कि सोरे शटर प्रांत कहाँ है? सोरे शटर प्रांत से तो मैं अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसने जो रेलगाड़ी वाली बात कही थी वो मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। रेल का सफ़र मेरी गिरफ्तारी का बायस बन सकता था। मैंने कुछ सोचकर उससे कहा, सुधा मैं हरियाणा में एक बैंक में मुलाजिम था। वहाँ मेरे एक दुश्मन ने मुझ पर गबन का झूठा मुकदमा बना दिया।
मैं वहां से भागकर तमिलनाडु में आकर बस गया। वहीं मैंने तमिल जबान सीखी। वहां से जीप भरा तो धनुषकोडी आ गया था कि यहाँ कोई काम मिल जाएगा, लेकिन अब तुम्हारे साथ हूँ। अगर मैं रेलवे स्टेशन की तरफ गया तो पुलिस मुझे गबन के मुकदमे में गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जंगल जंगल तो सोरा शटर तक सफर कर सकता हूँ, लेकिन रेलगाड़ी में सफर नहीं करूंगा। अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, सौदारंगनी मुस्कुराकर बोली। तुमने मुझे चिता की आग से बचाया है, तुम मेरे रखवाले हो और तुम ही मुझे मेरे माता पिता तक पहुंचाओगे। मैं तुम्हारे साथ जंगलों और पहाड़ों में पैदल सफर करूंगी। मैंने कहा, बेवा लड़की तो किसी गैर मर्द के करीब भी नहीं फटकती, तुम इतने दिनों तक मेरे साथ तन्हा सफर किस तरह करोगी? मैं इन बातों को नहीं मानती, वो तेजी से बोली। अच्छा हुआ वो बीमार बुढ़ा मर गया, अब मैं आजाद हूँ। ऐसी मुंहफट और बागी लड़की मैं पहली बार देख रहा था। अगर ये बात कोई मॉडर्न और आज़ाद ख्याल लड़की कहती तो मुझे हैरत ना होती, लेकिन वो तो एक मजहबी किस्म की गैर महजब और अनपढ़ लड़की थी। और फिर भला एक मछेरे की हैसियत ही क्या होती है। सूरज तेजी से मगरिब की जानिब झुकता जा रहा था। हम उठ खड़े हुए और ऊंचे नीचे टीले पार करके एक छदरे से जंगल में दाखिल हो गए। सौदारंगनी का बचपन उसी इलाके में गुजरा था और वो इस इलाके से काफी हद तक वाकिफ थी, लिहाजा उस वक्त भी वो मेरी रहनुमाई कर रही थी। हम जंगलों में एक छोटी सी बल खाती पगडंडी पर चले जा रहे थे। एक तरफ दरख्तों के दरमियान कुछ झोंपड़ियां नजर आई तो सौदा रुक गई और बोली, रघु तुम यहाँ ठहरो, मैं इस गांव में जाकर कुछ खाने को लाती हूँ। नंगे पांव चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे हैं, अपने लिए जूती भी ले आऊंगी। मैं वहीं रुक गया और सुधा पगडंडी से उतरकर गांव की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसके पैरों में रबड़ के पुराने बूट थे। उसके एक हाथ में पानी से भरी हुई मिट्टी की एक लुटिया थी और दूसरे हाथ में केले के पत्तों का एक बंडल था, जिसमें मछली का चूरा मिले मोटे उबले हुए चावल थे। उसने केले के पत्ते खोलकर फैला दिए और हम चावल खाने लगे। खाने के दौरान उसने कहा, मैंने गांव जाकर बताया था कि मेरा पति गांव के बाहर बैठा है, वो बीमार है। हम अगले गांव जा रहे थे, सख्त भूख लगी, ये गांव देखा तो रुक गए। मैं सुधा की इस बेबाकी पर दंग रह गया। उसने बेवा होकर कितने इत्मीनान से एक गैर मर्द को अपना शौहर कह दिया था। बहरहाल हमने खूब सैर होकर चावल खाए, पानी पिया और आगे चल पड़े। अब अंधेरा फैलने लगा था और मैं सोच रहा था कि इतना लंबा और दुश्वार गुजार सफर कैसे तय होगा। जिस रास्ते पर हम जा रहे थे उसके आसपास घनी झाड़ियों, नारियल और ताड़ के दरख्तों की भरमार थी। काफी दूर जाने के बाद मैं एक झोंपड़ा नजर आया तो सुधा उसकी तरफ इशारा करके बोली, रघु हम रात यहाँ गुजारेंगे, सुबह को आगे रवाना होंगे। हम किस तरफ जा रहे हैं, मैंने सवाल किया। अगर हम इसी तरह सफर करते रहे, वो बोली, तो 3-4 दिनों बाद तमिलनाडु से निकलकर केरला में दाखिल हो जाएंगे। मैंने कोई जवाब न दिया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो उदासी से बोली, रघु मुझे लगता है कि हम इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकेंगे। केरला और आंध्र प्रदेश के जंगल खूंखार दरिंदों और जहरीले हशरातुल अर्ज से भरे हुए हैं, उनसे हमारा बच निकलना महाल है। वो ठीक कह रही थी। मुझे खुद इन जंगलों को अबूर करना नामुमकिन नजर आ रहा था। मेरा इरादा था कि आंध्र प्रदेश तक किसी मीटर गेज रेलवे लाइन से कोई ट्रैक पकड़कर सफर किया जाए, क्योंकि ये कदरे महफूज था। मैंने ये बात सद्दा को बताई तो वो खुश होकर बोली, इसका मतलब है कि हमें 2-4 रोज ही इन जंगलों में सफर करना पड़ेगा। हाँ, केरला में अगर कोई छोटी लाइन वाली गाड़ी मिल गई तो हम अपना बाकी सफर उसके जरिए तय करेंगे। हम इस टूटे फूटे झोंपड़े के करीब पहुंच गए। उसकी छत की खपर पल 2 जगहों से उड़ चुकी थी। झोंपड़े के कच्चे फर्श पर एक जगह खुश्क घास का छोटा सा ढेर लगा हुआ था और एक कोने में मिट्टी का टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। सुधा झोंपड़े के दरवाजे के सामने ही साड़ी समेट कर बैठ गई। मैंने कहा, मैं जंगल से कुछ नारियल उठा लाता हूँ ताकि रात को भूख प्यास का इलाज हो सके। मैं सुधा को झोंपड़ी के दरवाजे पर छोड़कर नारियल के दरख्तों की तरफ चला गया। काफी आगे जाकर एक दरख्त के नीचे मुझे कुछ नारियल गिरे हुए मिले। मैंने 4 नारियल उठाए और वापस झोंपड़े की तरफ चल पड़ा।
झोंपड़े के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। क्या देखता हूं कि एक काला नाग सुधारंगनी के सामने फन उठाए खड़ा झूम रहा है और सुंदरंगनी उसके सामने आलती पालती मारे बैठी अपनी शरबती आंखों से उसे घूर रही है। मैंने नाग को हलाक करने की गरज से नारियल सर से बुलंद किया ही था कि सुधा की धीमी और सपाट आवाज सुनाई दी, रघु ये देवता है। ये देवता है, इसे कुछ न कहना। मेरा हाथ उठा का उठा रह गया। वो मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वो लोग सांपों की पूजा करते हैं। फिर सुधा तमिल जबान में कुछ श्लोक पढ़ने लगी। नाग पर श्लोकों का असर हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता सुधा की तरफ बढ़ने लगा। उसके करीब पहुंचकर नाग ने अपना फन समेट लिया और उसके बाजू पर आ गया। सुधा ने उसे पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और नाग उसकी गोद में कुंडली मारकर बैठ गया। सुधा ने श्लोकों का विरद खत्म करके नाग के सर पर हाथ फेरा और वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उसकी हथेली पर अपना सर रगड़ने लगा। सुधा ने मेरी तरफ देखा और बोली, रघु करीब आ जाओ, ये नाग तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा बेटा है, मैं उसे दूध पिलाती रही हूँ। मैं डरते डरते करीब गया तो सांप ने गर्दन घुमाकर मेरी जानिब देखा। सुधा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए तमिल जबान में कहा, ये मेरे पति देव हैं, अब इनकी रक्षा भी तेरा फर्ज है। ये कहकर उसने सांप को गर्दन से पकड़ा और उसका मुंह मेरी धोती के पल्लू से मस करके उसे दोबारा गोद में बिठा लिया। रघु, इसने तुम्हारे जिस्म की बू सूंघ ली है। अब तुम दुनिया में जहाँ कहीं भी जाओगे ये तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हारे दुश्मन को खत्म करेगा। मैं दुनियाए हैरत में गुम था। उस वक्त तो सुधारंगनी भी मुझे कोई नागन ही मालूम हो रही थी। मैं सर पकड़कर बैठ गया, लेकिन दिल में फैसला कर लिया कि जिस कदर जल्द हो सका सुधारंगनी को उसके माँ बाप के पास पहुंचाकर उससे और उसके नाग बेटे से निजात हासिल करूं। मेरे कहने पर सुधा ने अपने नाग बेटे को झोंपड़े में पड़े हुए टूटे गड्ढे में बिठा दिया। मैंने सुधा से कहा, रात अंधेरे में कैसे काटेंगे? माचिस भी नहीं कि आग ही रोशन कर लेते, क्या खबर रात कोई दरिंदा इधर निकल आए। मेरा बेटा हमारी हिफाजत करेगा, सुधा फखर से बोली। उसकी बू ऐसी है कि कोई जंगली जानवर इधर का रुख नहीं करेगा। फिर भी अगर तुम कहते हो तो झोंपड़े के बाहर आग जलवाए देती हूँ। तुम झाड़ झंकार जमा करो। मैंने झोंपड़े के आगे खुश्क पत्ते, घास और टहनियां जमा कर दी। सुधा ने अपने होंठों से सांप की फुंकार से मिलती जुलती आवाज निकाली। मैंने देखा कि सांप टूटे हुए गड्ढे से निकलकर सुधा की गोद में आ बैठा। सुधा उसे अपनी कलाई पर लपेटकर खुश्क पत्तों के ढेर के पास ले गई। उसने सांप का मुंह पत्तों के ढेर की तरफ करके उसके सर पर उंगली फेरी। सांप ने एक जोरदार फुंकार मारी। मैंने उसकी फुंकार में शरारे से उड़ते देखे। एकदम सूखे पत्तों और घास में आग लग गई। सुधा सांप को लिए पीछे हट गई। देखा, रघु मेरा बेटा कितने काम का है। वो सांप को दोबारा गड्ढे में रख आई। अलाव रोशन हो गया और आसपास हल्की हल्की रोशनी फैल गई। हमने 2 नारियल तोड़कर खाए और उनका पानी पिया। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर झोंपड़ी में चली गई और सांप के गड्ढे के करीब ही घास पर लेट गई। मैं कुछ देर अलाव के पास बैठा रहा, फिर मुझे भी नींद आने लगी और मैं भी झोंपड़ी में जाकर दरवाजे के करीब ही एक तरफ लेट गया। सुबह ही सुबह किसी की आवाज से मेरी आंख खुल गई। सर उठाकर देखा तो दरवाजे में 2 आदमी खड़े नजर आए। उन्होंने ढाटे बांध रखे थे और उनके हाथों में खंजर थे। सुधा भी जाग उठी थी और बैठी उन्हें घूर रही थी। मैं इन डाकुओं से गुत्थम गुत्था होने के लिए उठने ही लगा था कि सुधा ने आहिस्ता से कहा, रघु बैठे रहो, मेरा बेटा उन्हें संभाल लेगा। ये लड़की हमारे हवाले कर दो। उनमें से एक डाकू गुर्राया, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसी वक्त मैंने सुधा के नाग बेटे को देखा जो इन दोनों बदमाशों के अकब में फन फैलाए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। सुधा की निगाहें भी उसी जानिब थी। उसने भी अपने नाग बेटे को देख लिया था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।